Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in the Lakshya batch for Power Electronics, Construction and Working of SCR. तो बेटा आज से एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सबका बाप है SCR, और इसके बारे में आप अल्टीमेट डिटेल में पढ़ने वाले हो. मतलब इससे ज्यादा डिटेलिंग इसके लिए पॉसिबल नहीं है. जितना हम लोग करेंगे, एक एक पॉइंट आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझोगे और ट्राई करेंगे इसको कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग वाइंड अप कर दें विद SCR. So let me first start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And beta, presently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन what matters the most कि ये जो हमारा चैनल है ये बच्चों के लिए दिन रात एफर्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लेके आता है ताकि हमारे बच्चे हर रेस में आगे रहें, हर जगह जीतें और कहीं भी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े. नॉलेज वाइज दे शुड बी सुपर एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे मस्ट बी सुपर. अब इसके लिए हमारे इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होते यार, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अन अकेडमी ऐप. तो आज ही ऐप डाउनलोड करके हमारे इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक सिंगल लोकेशन पे मिलती है बेटा. यहां पे आप अपकमिंग में जाओगे ना तो मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको मिल जाएंगी एट अ सिंगल लोकेशन. अदर देन दिस बेटा, आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो. यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास. एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे टॉप एजुकेटर आते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी पढ़ाते हैं, रिवीजन के नाम पे क्रैश कोर्स भी कराते हैं, आपको डेली असाइनमेंट भी देते हैं, वीकली टेस्ट भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, डाउट भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बैंक भी देते हैं. और इसके अलावा भी मेरे बच्चों, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको गेट, ESE, PSU, स्टेट AE सबकी तैयारी कराई जाती है. बट और ऊंची उड़ान भरनी है तो गो विद आइकॉनिक. वहां ये सबके साथ आपको पर्सनल कोच मिलता है जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है. ये पूरा आपको बताएगा सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है. टीचर्स आपके लिए पर्सनलाइज सेशन लेंगे जहां आपको गाइड करेंगे. टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस जहां आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताई जाएगी. स्टडी मटेरियल और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे क्वेरीज आंसर करेगी. तो यहां पे मेरे बच्चों, अगर आपने कोड लगाया अंकित ESE तो आपको ना सिर्फ मिलेगा 10% डिस्काउंट, बल्कि मेरे टच में रहोगे रेगुलरली तो मेरी पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हो. कभी भी मुझसे बात करना है बात कर सकते हो. और इसके अलावा इस कोड के साथ जुड़े और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे. और ये लेटेस्ट बैच है यार जो 9 जून से हमारा स्टार्ट हुआ है. इस बैच के अंदर रेड्डी सर ने डिजिटल स्टार्ट किया और मैं जुलाई से मशीन लेके आ रहा हूं. मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में मशीन कराऊंगा और लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ कराने वाला हूं. इसलिए ज्वाइन करना है तो इमीडिएट ज्वाइन करो, क्योंकि इसके बाद कोई कॉम्प्रिहेंसिव बैच नहीं आने वाला है. तो जल्दी से ज्वाइन कर लो. कोड आप जानते हो अंकित ESE. और ये 13 तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो यार, 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है. इसके लिए एनरोल कर लो अन अकेडमी ऐप पे यूजिंग द कोड अंकित ESE. यहां पे आपको अपना हुनर दिखाना है, अपनी वैल्यू दिखानी है बेटा, कितनी आपकी लर्निंग है ये आपको शो करना है. और साथ साथ आप यहां से जीत सकते हो 100% तक की स्कॉलरशिप. अंकित ESE के साथ आपकी 1 ईयर फीस होगी बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600 बेटा. लेकिन ये जो फीस है ये बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है. ठीक है, इसीलिए अगर ज्वाइन करना है तो राइट नाउ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. मशीन्स भी आने वाला है और फीस भी अभी मिनिमम है, इसीलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो, बाद में पछताने का फायदा नहीं. आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600. तो बेटा 2 ईयर्स को प्रेफर करना. मिनिमम पर मंथ फीस है, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो और अन अकेडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो. चलो आ जाते हैं भाई आज के टॉपिक पे, दैट इज SCR. जल्दी से बता दो बच्चों जोश कैसा है SCR के लिए. हाउस द जोश एवरीबॉडी, हाउस द जोश बच्चों, जल्दी से बता दो बेटा कैसी फीलिंग है SCR के लिए. रेडी हैं या नहीं हैं? रेडी हैं या नहीं हैं? जल्दी बोलो बेटा, कम ऑन एवरीवन.
एजुकेशन लोन क्या है बेटा, अनअकैडमी वाले आपको एडवांस में दे देते हैं सब्सक्रिप्शन, यू कैन पे लेटर ऑन, ऐसी भी सुविधा है अनअकैडमी के अंदर। तो आपको अनअकैडमी के किसी सेल्स टीम के बंदे से बात करनी पड़ेगी, जिससे आपको कॉल आया हो या जिसने आपको कांटेक्ट किया हो, वो आपको इसके बारे में डिटेल बता देगा। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, और जोश हाई रहना चाहिए बेटा, जोश हाई रहना चाहिए। ये मेरी आज की कौन सी क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी 8वीं क्लास है आज की। और अगर मेरा जोश हाई है बेटा, तो आप लोगों का भी जोश हाई ही रहना चाहिए, ठीक है। सोच लो, अब सुबह मेरी 7:30 से 8वां सेशन है, तो 8वां सेशन में अगर मैं एनर्जेटिक हूं, तो आप लोग तो डबल एनर्जेटिक होने चाहिए, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, ठीक है। बेसिक पढ़ेंगे आज, कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझाएंगे। अब देखो यार, यहां पे आप इसका सिंबल देखो बच्चों, सबसे पहले सिंबल को निहारो। सिंबल के अंदर क्या है, डायोड जैसा सिंबल है, बट पीछे से एक पूंछ ऐसे बाहर आ गई है। ये जो है ना, ये है गेट टर्मिनल। तो यहां पे आपको बेटा तीसरा टर्मिनल दिया जाता है, गेट। अरे मैं आज का सेशन बोल रहा हूं गधो, मेरी आज की 8वीं क्लास है ये। चलो, तो यहां पे ना ये गेट टर्मिनल दिया जाता है, एनोड, कैथोड और फिर ये गेट। तो बेटा यहां पे 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है, डायोड की तरह एनोड और कैथोड होते हैं, और तीसरा होता है गेट। कमलेश बेटा आईएन वालों के लिए मैंने अनअकैडमी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो मुझे 1 या 2 दिन के अंदर पूरा डिटेल कंफर्म करेंगे। अब सुनो मेरी बात, यहां पे 4 लेयर की डिवाइस होती है बेटा, पी एन। सर 4 क्यों, टर्मिनल तो 3 थे, गेट, कैथोड और एनोड। बट बेटा ये क्यों भूल रहे हो, यहां पे आपको एक ड्रिफ्ट लेयर भी डालनी पड़ती है। याद आ रहा है, ड्रिफ्ट लेयर डालते हैं ना भाई। क्यों डालते हैं सर ड्रिफ्ट लेयर? ड्रिफ्ट लेयर डालते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। हो गई 4, एक एनोड, एक कैथोड, एक गेट और एक ड्रिफ्ट। अब एनोड बेटा होता है हाईली डोप्ड पी रीजन। एनोड जो लिया जाता है, इट इज हाईली डोप्ड पी रीजन। फिर लाइटली डोप्ड एन रीजन हुआ ड्रिफ्ट, मॉडरेटली डोप्ड पी रीजन होता है गेट, और हाईली डोप्ड एन रीजन होता है कैथोड। तो एनोड और कैथोड हाईली डोप्ड हैं, ड्रिफ्ट लेयर लाइटली डोप्ड है, और साथ ही साथ गेट रीजन इज मॉडरेटली डोप्ड। मॉडरेट डोपिंग माने ना तो ना तो हाई ना तो लो। अब सर यहां पे नाम आपने बेस एमीटर वगैरह दिया है, सर ये क्या चीज है बेटा? बीजेटी। बीजेटी में कौन से टर्मिनल होते हैं? एमीटर, बेस, कलेक्टर, राइट। तो यहां आप 2 बीजेटी देख सकते हो, पीएनपी, और दूसरा बीजेटी देख सकते हो, एनपीएन, राइट। यहां पे बेटा 2 बीजेटी देखे जा सकते हैं, फर्स्ट वन पीएनपी, सेकेंड वन एनपीएन, करेक्ट। मैं इसके अंदर ड्रॉ कर दूं भाई आपके लिए, देखो ये पीएनपी वाला हो गया, ऐसे आ गया, और ये हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये बन गए 2 बीजेटी, एक पीएनपी हो गया बेटा, एक हो गया एनपीएन, करेक्ट। तो दैट इज वाई यहां पे नाम क्या दिया गया? बेस और एमीटर। अब बेस एमीटर कैसे हुए? हाईली डोप्ड वाला पी एमीटर, करेक्ट। देखो जरा, पी एन पी एमीटर हुआ ना, एन हुआ इसका बेस, एन क्या हुआ इसका बेस, ऐसे इसका बेस क्या हुआ पी, और इसका एमीटर क्या हुआ एन। समझे? कलेक्टर नाम ही नहीं दिया मैंने कहीं, कलेक्टर मैंने स्किप कर दिया। इस ट्रांजिस्टर का बेस है पी, इसका एमीटर है एन, इसका एमीटर है पी, और इसका बेस है एन। तो ये चीज जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा भी कि थायरिस्टर या एससीआर जो है, इट इज एनालॉगस टू 2 बीजेटीज कनेक्टेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज द 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी। बात यहां तक चमक गई भाई बढ़िया तरीके से। सिंबल याद होना चाहिए, डायोड के साथ एक तीसरा टर्मिनल गेट दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में 4 लेयर होती हैं, P1 पी एमीटर, एन बेस, पी बेस एंड एन एमीटर। अगली बात बेटा, यहां 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। ये तीनों क्या हैं?
ये तीनों बेटा पीएन जंक्शन हैं, तो थायरिस्टर के अंदर सबसे ज्यादा पीएन जंक्शन बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। अब एक चीज सोचो, अगर पीएन जंक्शन बन रहा है तुरंत यहां से समझ जाओगे इट इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। मैंने क्या बताया था माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस में? जिस डिवाइस में पीएन जंक्शन बन गया दैट डिवाइस विल बी क्लासिफाइड एज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, है ना? तो इट इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस ड्यू टू पीएन जंक्शन। अच्छा बच्चों, एक चीज याद है, मैंने बोला था माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस में कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन होता है, तो वहां ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम होता है। करेक्ट, ये मैंने बोला था ना। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस में कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन से ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब यहां तो बेटा 3 पीएन जंक्शन है, यहां पे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन देखा जाता है और यहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, सभी डिवाइसेस में सबसे कम ऑन स्टेट रेजिस्टेंस होता है एससीआर का। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन में एनोड, है ना? आप चाहो तो मेरे साथ लिख भी सकते हो, वरना पीडीएफ तो मैं देता ही हूं। एनोड एंड कैथोड रीजन्स आर highly doped whereas gate is moderately doped. And drift layer is lightly doped. ठीक है, ड्रिफ्ट लेयर लाइटली डोप्ड होती है भाई। अब अगला पॉइंट, SCR कैन बी visualized as 2 ट्रांजिस्टर्स या 2 BJT, शॉर्ट में लिखें तो BJT, PNP and NPN connected together ठीक है, तो SCR को ऐसे सोच सकते हो, इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर बेटा साथ में कनेक्टेड हैं। अब इसके अंदर बेटा क्या होगा? इसके अंदर मैं आपको क्या समझाने वाला था अभी, हां, कि इसके अंदर बेटा यहां पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं SCR इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस and it has 3 PN junctions तो ये 3 PN जंक्शन होने का एक तो नुकसान है। पहला नुकसान क्या है भाई? जितने ज्यादा जंक्शन उतना ज्यादा टी ऑन और टी ऑफ। भाई उतना ज्यादा डिप्लीशन लेयर कभी बनाओ कभी हटाओ, इसी में बहुत टाइम चला जाएगा। इसीलिए इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लीस्ट होती है, सबसे कम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। यानी इसका यूज ऐसी जगहों पे कर सकते हो जहां 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज तक की बात है। किलो हर्ट्ज वगैरह में SCR कहता है बेटा हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, हमसे ना हो पाएगा। अगली बात क्या है? बिल्कुल मोर स्विचिंग लॉस। ठीक है, मोर स्विचिंग लॉस, बहुत ही बढ़िया बात बोली है यार। अगली बात, मोर कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन।
जिस कारण से लीस्ट आर ऑन, लीस्ट आर ऑन, सही है ना। तो यहां पे ऑन स्टेट रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस मिनिमम होने से कंडक्शन लॉस भी मिनिमम होगा, जैसे शुभम और सुमित ने लिखा है, बिल्कुल मिनिमम कंडक्शन लॉस या मिनिमम ऑन स्टेट ड्रॉप एंड मिनिमम कंडक्शन लॉस। और देखो मिनिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से ही तो इसकी करंट रेटिंग मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसकी करंट रेटिंग मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, इस कारण से ये ज्यादा करंट को कैरी कर सकता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से, सॉरी नॉट आर ऑन, हाईएस्ट करंट रेटिंग, रेजिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से इट कैन कैरी मोर अमाउंट ऑफ करंट, करेक्ट। डैमेज नहीं होगा ना, हीट पैदा होने से, हीट प्रोड्यूस होने से डैमेज नहीं होगा, तो इसकी करंट रेटिंग बेटा हाईएस्ट रहने वाली है। बात चमक गई बढ़िया तरीके से। एससीआर की सारी क्वालिटी स्ट्रक्चर से नजर आ गई। सिर्फ स्ट्रक्चर बना के इतना एनालिसिस कर चुके हैं हम। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि हमारा बेसिक सॉलिड है। अब समझ रहे हो डायोड क्यों पढ़ाया था जीरो लेवल से, क्यों ट्रांजिस्टर जीरो लेवल से दिखाया था? क्योंकि अब आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, अब आप डिप्लीशन लेयर समझ पा रहे हो, अब आप डिप्लीशन लेयर का सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो, डिप्लीशन लेयर की आप रिलेशन समझ पा रहे हो डोपिंग से, आप डिप्लीशन लेयर का रिलेशन समझ पा रहे हो ऑन टाइम और ऑफ टाइम से, आप डिप्लीशन लेयर का रिलेशन समझ पा रहे हो ब्रेकडाउन वोल्टेज से। अब आप ये चीजें सोचो, अब आप ये सब चीजें मुझे डायरेक्ट बता रहे हो, लेकिन आपके माइंड के अंदर अगर हम बेसिक पे जाएं, जड़, तो आपके अंदर जड़ बस चुकी है डायोड के थ्रू। आप जब डायोड को, एक बेसिक डायोड को विजुअलाइज किए थे कि कैसे कैटायन, कैसे एनायन बनता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कैसे बैरियर पोटेंशियल बनता है, तो वहां से ना बेटा हमने जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं, इसी को बेसिक कहते हैं। बेसिक इतना मजबूत कर लिया है, आप खुद को एक बार ऑब्जर्व करके देखो। मैंने सिर्फ एससीआर का स्ट्रक्चर बनाया, आपने मुझे इतने पॉइंट बता दिए एससीआर के बारे में, जबकि अभी तो हमने एससीआर पढ़ा भी नहीं, अभी तो हमने एससीआर पढ़ा भी नहीं बच्चों, लेकिन आप जनरल थ्योरी से इतना कुछ रिलेट कर लिए, इतना कुछ रिलेट कर लिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब देखो इसके अंदर बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट जैसे कि जंक्शंस। तो बेटा इसके अंदर हमें यह ध्यान रखना है, एससीआर कंटेन्स 3pn। बेटा बीजेटी कैसे कनेक्टेड होंगे ये मैं बताऊंगा आपको, कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है, ठीक है। तो दो बीजेटी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, रुक जाओ अभी। देखो एससीआर कंटेन्स 3pn जंक्शन, J1 किसके बीच में है? एनोड एंड ड्रिफ्ट। J2 ड्रिफ्ट एंड गेट। J3 गेट एंड कैथोड, ठीक है। ये तीन जंक्शन हो गए, और ये तीन जंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये तीनों जंक्शन का स्टेट क्या है ये डिफाइन करता है एससीआर किस रीजन के अंदर ऑपरेट करने वाला है, ऑपरेट किस रीजन में करेगा वो डिफाइन करता है। अच्छा आप देखो यहां पे एक चीज अगर देखें बेटा, यहां एनोड है हाईली डोप्ड, राइट, इस कारण से यहां पे डिप्लीशन विड्थ होती है लो, करेक्ट। भाई एक तरफ हाई डोपिंग हो गई तो डिप्लीशन विड्थ तो कम हो गई। अब यहां पे बेटा कैथोड है हाईली डोप्ड, तो यहां पे भी डिप्लीशन विड्थ कम हो गई।
आप जानते हो ना, डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग डेंसिटी। यहां पे भी डिप्लीशन विड्थ आपकी लो हो गई, लेकिन बेटा यहां पे दोनों लाइटली डोप्ड हैं। लाइटली डोप्ड होने की वजह से यहां पे डिप्लीशन विड्थ होती है हाई। तो डिप्लीशन विड्थ बच्चों आपकी हाईएस्ट कहां पे होती है? दैट इज एट जंक्शन J2। तो ये ध्यान रखना, J2 जंक्शन पे डिप्लीशन विड्थ आपकी हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू दी अदर टू जंक्शन, एज कंपेयर टू दी अदर टू जंक्शन। इस लॉजिक से आप ये भी कह सकते हो, सिंस देयर इज light doping, since there is light doping on both sides of J2, on both sides of J2, so breakdown voltage is highest for junction J2। ठीक है, इज हाईएस्ट। अब देखो आपको यार कितना मतलब चीजों के बारे में ज्ञान है, ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाइज बेटा, कंस्ट्रक्शन वाइज हम लोग सारी चीजें समझ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब बात आती है वर्किंग की। वर्किंग अच्छे से समझनी है। तो देखो वर्किंग पे जाएं इससे पहले एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक का, कैसा इसका ग्राफ दिखता है। तो देखो ये है करंट थ्रू एससीआर, करंट थ्रू एससीआर। ये एससीआर का करंट कहां से कहां जा रहा है भाई? एनोड से कैथोड, जस्ट लाइक डायोड, डायोड की तरह एनोड से कैथोड। ठीक, अब इसके अंदर बेटा ये जो वोल्टेज है, दिस इज द एनोड कैथोड वोल्टेज, मतलब एनोड से कैथोड के बीच की वोल्टेज। अब बच्चों ध्यान देना यार जरा ग्राफ पे, ये वाला जो रीजन है, देखो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं रीजन। ये वाला जो रीजन है देखो बेटा, ये जो रीजन है, ये दिख रहा है रीजन, ये जो रीजन है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेटा आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आप करंट देखो, करंट फ्लैट है, करंट आपका फ्लैट चल रहा है। यानी कि एक तरह से जैसे रिवर्स बायसिंग वाले में होता है ना, वोल्टेज बढ़ाते जाओ लेकिन करंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, वैसा ही फॉरवर्ड में भी हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट ना के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ, इवन आफ्टर अप्लाइंग अ वोल्टेज एससीआर इज नॉट एबल टू कंडक्ट अ हाई करंट। ये जो छोटा सा करंट जा रहा है आप इसको लीकेज बोल सकते हो, और आपने फॉरवर्ड बायस किया है। फॉरवर्ड बायस कैसे पता सर? बेटा एनोड कैथोड के बीच डायोड की तरह सोचो, अगर पॉजिटिव वोल्टेज लगी तो फॉरवर्ड, नेगेटिव लगी तो रिवर्स। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, आप फॉरवर्ड वोल्टेज लगा रहे हो लेकिन करंट ना के बराबर है, तो इस करंट को बोलोगे लीकेज करंट। लेकिन बच्चों एक वोल्टेज पे जाने के बाद, एक वोल्टेज पे जाने के बाद यहां पे देखो आप उल्टा चले आए, आप उल्टा चले आए, एक समय के बाद कैरेक्टरिस्टिक मुड़ गई। कैरेक्टरिस्टिक मुड़ने का मतलब क्या है? डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कम हो गई। तो क्या होता है, एक समय तक तो ये रोक पाएगा। देखो हर डिवाइस की एक काबिलियत होती है, जितनी वोल्टेज को वो झेल जाता है बिना ऑन हुए, ऐसे ही एससीआर की मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतनी वोल्टेज को वो झेल जा रहा है बिना ऑन हुए। लेकिन जैसे ही आप उसकी लिमिट पे पहुंचे, तुरंत ये ऑन हो गया, और ऑन होते के साथ इसका वोल्टेज बहुत ही कम हो गया, और फिर ये आ गया फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट के अंदर। ये वाला जो स्टेट है, दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। समझ गए? ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो स्टेट है, दिस इज द फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। जैसे ही एससीआर चालू हुआ, इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो गया,
and it enters the forward conduction state. तो क्या हुआ, आपने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया, एससीआर ने बोला कुछ भी उखाड़ लो, मैं नहीं चलने वाला, जो करना है कर लो, ठीक है। जैसे हमारे सैलमन भाई बोलते हैं ना, रोक सकता है तो रोक के दिखा, तो वैसा ही बोला इसने, एससीआर ने करवा सकता है करवा के दिखा फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आप वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक समय पे आके तो सैलमन भाई भी ब्रेक होते हैं, तो हमारा एससीआर भी ब्रेक हुआ, इसीलिए बोला ब्रेक ओवर वोल्टेज। वो कह रहा भाई अब और ना झेल पाऊंगा, और ये आ गया वापस शराफत से करंट कंडक्ट कराने लग गया, ठीक है, शराफत में आ गया। पहले बड़ा गुंडा ही झाड़ रहे थे भाई कि नहीं कराएंगे फ्लो, चाहे जो कर लो, एक समय पे आके मान गया बात कि चलो भैया फ्लो करा देते हैं। अब सेम चीज बेटा रिवर्स में है, रिवर्स में भी देखो यही है, ये रोकता गया रोकता गया रोकता गया रोकता गया, लेकिन एक समय पे आके इसने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा यहां पे एससीआर में यही फायदा होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ब्लॉकिंग मिलते हैं। ये चाहे तो फॉरवर्ड वोल्टेज को भी रोक ले, और ये चाहे तो रिवर्स वोल्टेज को भी रोक ले, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को रोक सकता है अप टू अ सर्टेन वैल्यू। शुभम बेटा ब्रेकडाउन होने से डिवाइस डैमेज नहीं होती, ब्रेकडाउन में इतना ज्यादा करंट अगर फ्लो कर जाए कि दैट इट एक्सीड्स द हीट लिमिट ऑफ द डिवाइस, तब डिवाइस डैमेज होती। सिर्फ ब्रेकडाउन होने से कभी डिवाइस डैमेज नहीं होती, बट इफ द करंट इन द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई विच कैन डिसिपेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देन द डिवाइस गेट्स डैमेज्ड। तो सर ब्रेकडाउन में तो करंट हाई होता है, यही हमने पढ़ा है ना बेटा, गलत पढ़ा है। ब्रेकडाउन में कभी भी करंट हाई नहीं होता, ब्रेकडाउन में भी कितना करंट फ्लो करता है ये डिपेंड करता है बाहर के सर्किट पे। मान लो बाहर 5 वोल्ट लगा है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ले ही नहीं सकते। तो ऑलवेज द करंट फ्लोइंग व्हेन द डिवाइस कंडक्ट्स आइदर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन और ड्यूरिंग कंडक्शन स्टेट will always depend on the external circuit, will always depend on the external circuit। रिवर्स वोल्टेज प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा, अभिषेक आप एक एसी सोर्स लगा दो, पॉजिटिव साइकिल में एससीआर को फॉरवर्ड बायस करेगा तो नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बायस करेगा, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज, ठीक है। चलो अब बेटा यहां पे देखो क्या होता है, जब हम गेट ट्रिगर करते हैं तो ये ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे आ जाता है। मतलब देखो आप एक चीज समझो, थोड़ा सा मूवी टाइप एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप मान लो किसी का इंटेरोगेशन कर रहे थे, अब उसने बोला कुछ भी कर लो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मारते गए मारते गए मारते गए, एक समय बाद वो बोल बैठा, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे एक थ्रेट दे दिया कि तू नहीं बताएगा ना तो तेरी फैमिली को भी हम पकड़ लेंगे, तो वो जल्दी बिखरेगा। यही गेट करंट कर रहा है, गेट करंट दूसरी तरफ से चुल कर रहा है, दूसरी तरफ से चुल कर दिया तो ये आसानी से ऑन हो गया। लेकिन अगर आप जोर लगा रहे थे, जोर लगाने में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, तब जाकर के ये ऑन हो रहा था। आपने लगाया जुगाड़, आपने जुगाड़ लगाया तो ये तुरंत ब्रेक हो गया, तुरंत ऑन हो गया। तो गेट करंट का काम क्या होता है, ऑन करने को आसान करना, ठीक है, ऑन करने का काम आसान करता है गेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गेट ट्रिगर्ड। गेट ट्रिगरिंग करोगे ना तो कम वोल्टेज पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूं, ये सारी बातें अभी हम समझेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। व्हेन गेट ट्रिगरिंग इज अप्लाइड, व्हेन गेट ट्रिगरिंग इज अप्लाइड, SCR turns on at lower voltage। ठीक है भाई, तो ये बेसिक काम याद रखना गेट का। गेट ट्रिगरिंग माने गेट की मदद से ऑन करना, गेट की मदद से ऑन करना। ट्रिगरिंग का मतलब अब ये मत सोचना सर ट्रिगरिंग क्या है, ट्रिगरिंग का मतलब ऑन करना, ट्रिगर करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। अब आ जाओ वन बाय वन। रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग में सबसे पहली चीज देखो, मैंने कोई गेट सप्लाई नहीं लगाया, समझते चलो यार प्लीज, समझते चलो, मैंने कोई गेट सप्लाई नहीं लगाया, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने देखो N वाले टर्मिनल को, कैथोड को पॉजिटिव दिया और P वाले एनोड को नेगेटिव दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एनोड इज कनेक्टेड,
एनोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल of supply while cathode is connected to positive terminal of supply. ठीक है, तो डायोड के टर्म्स में सोचो तो आपने रिवर्स बायस तो कर ही दिया। ठीक है बेटा, अब ऐसा सोचो कि मान लो, एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो ये बैटरी 100 वोल्ट की है। कितने की? मान लो 100 की है। तो यहां पे ऐसा मान लो कि ये -50 है और ये +50 है, -50 +50। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये डिवाइस के अंदर वोल्टेज ग्रेजुअली जा रही है -50 से +50। तो मैं कहता हूं यहां पे कितनी वोल्टेज आ गई? मान लो -40। बढ़ रही है ना वोल्टेज, -20 -10 +10 प्लस सपोज 20 और यहां +40। एज एन एग्जाम्पल मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब आप जरा ये पहले वाला जंक्शन J1 देखो। J1 पे बेटा P साइड पे -40 है, N साइड पे -20 है। देखो मैं एक काम करता हूं, J1, J2 और J3। अब J1 पे ये देखो, P साइड पे कितना वोल्टेज? -40, N साइड पे -20। तो N का वोल्टेज P से ज्यादा। ये मत सोचना नेगेटिव है तो क्या हुआ बेटा, नेगेटिव है तो भी आप वैल्यू कंपेयर करो। N का वोल्टेज P से ज्यादा है। अब J2 पे देखो, P साइड पे हमने दिखाया है 10, N साइड पे दिखाया -10, P का ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फिर J3 पे देखो, P साइड पे है 20, N साइड पे 40, अगेन N का ज्यादा है तो इट इज रिवर्स बायस। तो बेटा यहां से क्या समझे कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर जब आप डिवाइस को रिवर्स बायस करते हो तो बाहर वाले जंक्शन होते हैं रिवर्स और अंदर वाला जंक्शन होता है फॉरवर्ड। ये स्टेटमेंट कई बार पूछ लेते हैं। हम कहते हैं J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस्ड while J2, है ना। बट वो पता है नाम नहीं देगा, वो आपसे घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, आउटर और इनर करके। तो वो स्टेटमेंट भी मैं लिखवा दे रहा हूं जो एग्जाम में लिख के आती है। एग्जाम के अंदर ऐसा लिख के आएगा, आउटर जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड while inner junction is forward biased। ठीक है, ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसका क्या मतलब है? देखो, जो आपका आउटर जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड है, ऑब्वियसली उसके अक्रॉस वोल्टेज 0.7 0.8 आ जाएगी, इससे ज्यादा क्या आएगी? 1 वोल्ट आ जाएगी। लेकिन जो आपने रिवर्स वोल्टेज लगाई है वो कौन से जंक्शन के अक्रॉस आएगी? जो रिवर्स बायस है।
रिवर्स बायस वाले डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा आती है, फॉरवर्ड बायस वाले जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज नहीं आती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, द एंटायर रिवर्स वोल्टेज, द एंटायर रिवर्स वोल्टेज is handled by J1 and J3 while J2 does not handle much voltage। क्यों भाई? क्योंकि ये महाराज थे फॉरवर्ड बायस, ये तो फॉरवर्ड बायस थे ना, ये क्यों हैंडल करेंगे वोल्टेज? वोल्टेज वो हैंडल करते हैं जो रिवर्स बायस होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स में कितनी वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आता है, ये डिपेंड करता है J1 और J3 पे। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज depends on breakdown voltage of J1 and J3। ठीक है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इन दोनों जंक्शन पे डिपेंडेंट है। बेटा गेट सप्लाई तो अभी दी नहीं है आकाश, गेट सप्लाई तो अब तक मैंने दी नहीं है, तो गेट सप्लाई रिवर्स करने का तो कोई सिग्निफिकेंस हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बेटा अगर पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो क्या होगा, आउटर जंक्शन फिर हो जाएंगे फॉरवर्ड और इनर हो जाएगा रिवर्स। अभी उसी पे चलूंगा। पोलैरिटी रिवर्स करने पे J1 J2 और J3 का स्टेट पलट जाएगा। जो पहले रिवर्स था वो अब फॉरवर्ड, और जो पहले फॉरवर्ड था वो अब रिवर्स। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड समझ में आया? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड समझ में आया भाई बढ़िया तरीके से? ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डिवाइस बना के भी दिखा देता हूं। देखो गेट टर्मिनल पे आपने ना कुछ नहीं कर रखा, ये ध्यान रखना। आपने बच्चों गेट टर्मिनल पे कुछ भी नहीं किया है। तो देखो ये P+ रीजन था ना, यहां पे डिप्लीशन लेयर बनेगी बेटा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है ना। ठीक है, अब आपको ये पता है ना डिप्लीशन लेयर यहां पे भी बनेगी, N+ था। डिप्लीशन लेयर बेटा कभी भी मेजॉरिटी चार्जेस को फ्लो नहीं करने देती, करेक्ट? तो ये J1 हो गया, ये J3 हो गया और ये हो गया J2। ठीक है, J2 पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं है। क्यों नहीं है डिप्लीशन लेयर? क्योंकि ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड है, देयर इज नो डिप्लीशन लेयर। सही है भाई? तो अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, डिप्लीशन लेयर एट J1 and J3 does not let flow of majority carriers। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को नहीं अलाउ करता है। दैट इज होल्स फ्रॉम एनोड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई ना? ये अलाउ नहीं करेगा इनका फ्लो, ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अलाउ बेटा ये नहीं करेगा, इस कारण से नहीं फ्लो कर पाएंगे चार्जेस, इस कारण से नहीं फ्लो कर पाएंगे चार्जेस। चमक गया भाई यहां तक? क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में? ये बात समझ में आ गई? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, जल्दी से बताओ, चैट के अंदर जल्दी से कंफर्म करो। इज इट क्लियर? चलो
आपको पता है ना, डिप्लीशन लेयर मैंने बताया था माइनॉरिटी कैरियर्स को तो अलाउ करता है बेटा, कभी भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को डिप्लीशन विड्थ अलाउ नहीं करती है। और करंट तो बेटा ज्यादा तभी बन सकता है व्हेन एक्चुअली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो। अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे तभी करंट बन सकता है, अदरवाइज हाई करंट कैन नॉट फ्लो, हाई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग समझेंगे। यहां भी 100 वोल्ट मान लो बेटा, तो इथे आ गया +50 और इथे आ गया -50। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई साहब डिवाइड करेंगे वोल्टेज। ठीक है, फिर से हम जंक्शंस की स्टेट समझेंगे। अभी कोई बोल ही रहा था ना वोल्टेज पलट दें तो क्या होगा, पलट दी। पहले मान लो +40 +20 +10 -10 -20 -40। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, पहली बात तो एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, and cathode to negative terminal of battery। ठीक है, बात क्लियर हुई। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से। अब फिर से ना बच्चे वैसे ही हम कर लेते हैं। जंक्शन पी एन और बायस। ठीक है, आप लोग मुझे बताना क्या होगा। मेरे पास बेटा यहां 3 जंक्शन है, J1 J2 J3। P पे कितना वोल्टेज है J1 के भाई 40, N पे 20, फॉरवर्ड हो गया। P का वोल्टेज N से ज्यादा है। J2 पे देखो N पे है 10 और P पे है -10, रिवर्स हो गया क्योंकि N का वोल्टेज P से ज्यादा है। J3 पे देखो P पे है -20 और N पे है -40, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड। तो बेटा इस बार कौन बीच में रास्ते का रोड़ा बन रहा है, कौन रास्ता रोक रहा है हमारा, J2 रोक रहा है। इस बार J2 रोक रहा है, J1 और J3 हो गए हैं फॉरवर्ड। तो जैसा आपने बोला कि सर यहां पे अगर हम पोलैरिटी बदल दें बैटरी की तो जंक्शन की स्टेट भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, J1 J3 फॉरवर्ड एंड J2 रिवर्स। ठीक है, या फिर आप और क्या कह सकते हो, और किस वे में कह सकते हो, और आउटर जंक्शन आर फॉरवर्ड एंड इनर जंक्शन इज रिवर्स। इस पे पता है 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं PSUs में, ESE में, कि भाई जंक्शन की स्टेट बताओ इस स्टेट के अंदर। चलो जी, इतना समझ आ गया, इतना समझ आया ना सबको जो स्टेट मैंने सिखाई। बेटा ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं वोल्टेजेस, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही वोल्टेजेस हों। ठीक है, चलो J2 की कोई गलती नहीं, सिचुएशन ही उसके लिए गलत है। चलो जी कोई बात नहीं, है ना, हालात खराब हैं, क्या कह सकते हैं। कोई अपनी मर्जी से रिवर्स थोड़ी होता है, उसको हालात रिवर्स कर देते हैं, हमारा समाज रिवर्स कर देता है। ऐसी बात, डायलॉग बाजी। चलो बेटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखो जंक्शन की स्टेट्स तो समझ आ गई। अब बेटा यहां पे देखो क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या होगा।
जितनी भी रिवर्स वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आएगी, J2 के अक्रॉस आने वाली है। तो देखो ये P प्लस N माइनस P N प्लस, तो ये वाला जंक्शन है ना J2, ये J1 और ये J3। तो बेटा यहां पे आपकी डिप्लीशन लेयर बनेगी ठीक है। इस टाइप से बन जाएगी। अरे एक सेकेंड, यहां P की तरफ ज्यादा नहीं होंगे, N की तरफ ज्यादा होगी, है ना, N की तरफ ज्यादा होगी। ऐसे बेटा ये डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है, ऐसे आपकी डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब लेकिन मेरे बच्चों देखो यहां पे क्या होता है, समझना, द एंटायर फॉरवर्ड वोल्टेज, द एंटायर फॉरवर्ड वोल्टेज appears across junction J2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात को ध्यान से समझना, इसका मतलब है ये फॉरवर्ड में कितनी वोल्टेज ब्लॉक कर पाएगा, दैट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द जंक्शन J2, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी डिपेंड्स ऑन जंक्शन J2, ठीक है, डिपेंड्स ऑन J2, ठीक है। सिंस ब्रेकडाउन वोल्टेज अभी मैंने आपको बताया था ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज J2 की ज्यादा होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2 इज हायर ड्यू टू लाइट डोपिंग फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड मतलब जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज ऑफ SCR is generally more than reverse breakdown voltage, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और इस तरह के SCR को कहते हैं एसिमेट्रिकल SCR, जिसका फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है, जिसका फॉरवर्ड और रिवर्स जो है अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज हो, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल SCR। तो इसे क्या बोलोगे, एसिमेट्रिकल SCR। अगर दोनों बराबर होते ना तो सिमेट्रिकल SCR। अब बात यह आती है कि सर इसमें लीकेज करंट कैसे फ्लो कर रहा है। बेटा एक छोटी सी बात सोचो, रिवर्स बायसिंग में भी कोई जंक्शन माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो तो अलाउ करता है ना, जल्दी बताओ, माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो तो अलाउ करता है, इस वजह से एक लीकेज करंट फ्लो करता रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, रिवर्स J2, रिवर्स जंक्शन J2 allows
फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, hence small leakage current exist, small leakage current exist. ठीक है, अब आप ना इसको एक चीज और तरह से समझ सकते हो। ठीक है, आप एक तरह से और समझ सकते हो। अगर आप ये सोचो, ये जो नीचे वाला NPN ट्रांजिस्टर है, ये जो नीचे वाला NPN ट्रांजिस्टर है, यहां पे बेटा ये जो बीच में P है ये बेस बनेगा। इस बेस के पास अभी कोई सप्लाई नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर चालू नहीं हो पा रहा। ऐसे ही ऊपर वाला देख लो, PNP, इसके बेस के पास भी कोई सप्लाई नहीं है। सोच के देखो, इसके बेस के पास भी बेटा कोई सप्लाई नहीं है। समझ में आया क्या हुआ? देखो PNP, देखो इसका बेस हुआ N, इधर से NPN देखो इसका बेस हुआ P। ना तो इस P ना ही इस N किसी के पास कोई सप्लाई नहीं है, तो दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं काम कर पाएगा। आपने बैटरी यहीं तो लगा रखी है ना, आप समझो बात को बेटा, आपने बैटरी यहीं तो लगा रखी है। ये गेट टर्मिनल तो आपने ओपन कर रखा है। तो जब आपने गेट टर्मिनल ओपन कर रखा है, यानी आपने एक ट्रांजिस्टर का बेस ओपन कर रखा है, और बिना बेस करंट के ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। गेट ट्रिगरिंग में समझाऊंगा अभिषेक, अभी रुक जाओ। गेट ट्रिगरिंग कैसे होती है पूरा प्रोसेस समझेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन। When the forward voltage is greater than forward breakover voltage, क्या होगा? जंक्शन J2 breaks down, and a flood of charge carriers फ्लो। ठीक है, चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, अब इतनी बात हमें समझ में आई बेटा। N- जो है ना, अभी N- ड्रिफ्ट लेयर है। ड्रिफ्ट लेयर को गेट थोड़ी बनाओगे, ड्रिफ्ट लेयर वहां डाली बस इसलिए है ताकि वो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंक्रीज कर पाए। अब बेटा देखो, अगर आप लोगों ने पूरा बीजेटी पढ़ रखा होता ना एनालॉग का, तो मैं इसको रिलेट भी कर सकता था ICBO और ICEO से। क्या होता है, जब ट्रांजिस्टर का बेस ओपन होता है ना, तो उसमें से एक लीकेज करंट फ्लो करता रहता है, जिसे हम कहते हैं ICEO, यानी कलेक्टर टू एमीटर करंट विद बेस ओपन। तो एक्चुअली जो थायरिस्टर में लीकेज करंट दिखाया ना फॉरवर्ड बायसिंग में, वो कुछ भी नहीं है, वो ICEO है। ठीक है, ICEO है। In forward blocking, holes will move from anode to drift where they become minority carrier. इलेक्ट्रिक्स बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको बीजेटी की तरह समझो बेटा। बीजेटी की नजर से अगर विजुलाइज करोगे, आपकी बात जायज है। आपने ये बोला कि सर देखो, इलेक्ट्रिक्स का ये कहना है कि सर यहां तो डिफ्यूजन आ जाएगा। देखो, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि सर यहां डिफ्यूजन आ जाएगा, तो यहां से तो होल्स आ जाते N में वो बन जाते माइनॉरिटी, फिर क्रॉस कर जाते P में। लेकिन मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम होगी कि करंट का ना एक क्लोज पाथ नहीं बनेगा। क्लोज पाथ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां जो N में रिकॉम्बिनेशन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा कौन सप्लाई करेगा? देखो, बीजेटी आपने पूरा नहीं पढ़ा है अभी। मैंने बीजेटी उतना घुस के नहीं पढ़ाया है जितना पढ़ा सकते थे एनालॉग के अंदर। क्या होता है बेटा,
जितना रिकॉम्बिनेशन होता है ना बेस में, उतना चार्जेस बेस टर्मिनल से करंट की फॉर्म में एंटर भी करता है। आप बात को समझना, जब आप ये कहते हो एमीटर से बेस में चार्जेस घुसे, वहां रिकॉम्बिनेशन हुआ, बचे हुए चार्जेस कलेक्टर गए। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन हुए ना, मान लो 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन किए, ये 10 इलेक्ट्रॉन रीसप्लाई करती है बैटरी, किसमें? बेस में। यानी बेस के जितने चार्जेस की खपत होगी उतने चार्जेस बैटरी से आते जाएंगे, वरना ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। सोच के देखो ना, पहली बार में तो 10 इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गए, अगली दफा कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। यानी जो 10 खपत हुई है वो इलेक्ट्रॉन वापस से बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा। यहां वो चीज मिसिंग है यार, यहां वो मिसिंग है एन और पी पे, यहां बैटरी सप्लाई नहीं कर पाएगी। समझ गए? इलेक्ट्रिक्स क्लियर हुई बात? हां, तो अब क्या होता है देखो, व्हेन सच चार्ज कैरियर्स, when such charge carriers flow through device conductivity modulation takes place, conductivity modulation takes place in drift layer and are on rapidly reduces, ठीक है? आर ऑन रैपिडली रिड्यूस होगा। अब इससे क्या होगा? देयरफॉर, याद करो यार, डायोड का एक ग्राफ याद है? डायोड में मैंने बताया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले वोल्टेज बढ़ती जा रही थी, स्पाइक आया था, फिर एकदम से गिरी थी। याद आ रहा है? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में जब डायोड को ऑन किया था तो करंट के साथ पहले वोल्टेज बढ़ी थी और फिर वोल्टेज एकदम से डिप की थी, ठीक है? देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप across device reduces and we see a negative resistance characteristic। अब सर ये क्या नया चक्कर डाल दिया नेगेटिव रेजिस्टेंस? बताता हूं यार, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस चीज क्या है, ये मैंने क्या नया झोल किया है ये भी समझाता हूं। पहले मुझे बताओ, ये रिलेट कर पा रहे हो डायोड वाले से? डायोड में भी यही हुआ था, जब डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट किया था तो करंट के साथ साथ उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ती गई थी, और जैसे ही कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हुआ था वोल्टेज डिप किया था डिप। अब बेटा वापस आ जाओ जरा थोड़ा पीछे, जरा ये देखो, वोल्टेज करंट के साथ बढ़ती गई और फिर डिप ले गई, फिर ये वोल्टेज डिप कर गई। वहां आपने वोल्टेज वाई एक्सिस पे बनाई थी तो वर्टिकल डिप था, यहां वोल्टेज बेटा एक्स एक्सिस पे है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। समझ रहे हो? वहां ऊपर जाके नीचे गिरी थी क्योंकि वर्टिकल वाई एक्सिस पे थी वोल्टेज, यहां एक्स एक्सिस पे है तो आगे जाके पीछे लौटी है। अब अगर बेटा यहां पे आप स्लोप देखोगे, यहां पे अगर आप स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो इट इज नेगेटिव, तो इसे कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तो यहां पे ये जो रीजन है ना, यहां पे डिवाइस कभी काम नहीं करती। नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखता है कैरेक्टरिस्टिक में, लेकिन यहां डिवाइस रुकती नहीं। रुकेगी कहां? या तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग या तो फॉरवर्ड कंडक्शन। ये बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, यहां कभी डिवाइस टिक करके काम नहीं करेगी, बस यहां से होते हुए गुजर जाएगी। जैसे ट्रेन होती है ना, कई स्टेशन पे रुकती नहीं है, वहां से निकल जाती है, ऐसे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहां से क्रॉस कर जाएगा। ये उसका स्टॉप नहीं है, ठीक है? ये उसका स्टॉप नहीं है। चलो, चमक गया भाई यहां तक? मजा आ रहा है आज, पहली बार एक्चुअली बहुत सारी चीजें ना मैं आपको पहली बार बता रहा हूं।
ऐसा मैं पहले कभी नहीं बताया, आपको पढ़ाता जा रहा हूं, आपसे डिस्कशन में मुझे भी और चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे ये जो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन वाला पॉइंट है ना, पहले मैं भी सोचता था ये ड्रॉप गिरा क्यों, ये वोल्टेज गिरी क्यों, लेकिन आज आपको पढ़ाते पढ़ाते रियलाइज हुआ क्यों गिरा। पहले मैं भी यही सोचता था, जो आज इलेक्ट्रिक्स ने सवाल पूछा ना, देखो और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। इलेक्ट्रिक्स का ये क्वेश्चन था, अच्छा ध्यान से सोचना, यहां से 100 होल चले, सुनना मेरी बात, यहां से 100 होल चले बेटा, यहां पे पहुंचे 100, यहां पे 100 में से 10 होल रिकंबाइन कर गए, कितने बचे 90, कितने बचे 90, सुनो तो सही, यहां पे बचे 90। बेटा यहां जब 90 होल बचे आपके पास, तो 90 होल में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना ऐसे है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन 90 होल्स को अलाउ करेगी नीचे जाने के लिए, होल्स पे तो फोर्स नीचे ही लगाएगी ना, विजुअलाइज करो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट है। देखो 100, यहां पहुंचे 100, 10 कंबाइन कर गए, कितने बचे 90, 90 को इलेक्ट्रिक फील्ड ने आगे भेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने आगे भेज दिया तो 90 यहां पहुंचे, अब ये जंक्शन तो फॉरवर्ड है तो 90 आगे चले गए। अब लेकिन बेटा वॉयलेट नहीं हो गया रूल, यहां से 100, यहां से 90, जबकि केसीएल क्या कहता है, जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट लीव करना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो ये जो 10 का घपला आया, ये 10 कहां से सप्लाई होने चाहिए थे, गेट से, लेकिन आपने गेट क्या रखा, ओपन। अब समझ आ रहा है गेट का सिग्निफिकेंस क्या है, गेट क्या करेगा, ये चीज को बैलेंस आउट करेगा, गेट ही इसको अलाउ कर सकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा वरना। समझ रहे हो मेरी बात को, बात समझ में आ रही है। यहां से 100 होल आए, 10 कंबाइन किए, 90 बचे, 90 इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नीचे आए, तो 90 फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग से क्रॉस कर गए, लेकिन यहां से बैटरी ने 100 दी और निकले 90, ऐसा नहीं हो सकता, इट विल वॉयलेट केसीएल, तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी। अगर 100 चले 100 ही आने चाहिए, तो वो 10 एक्स्ट्रा कौन देगा, 10 एक्स्ट्रा देगा आपका गेट टर्मिनल, तो यहां तक जब 90 पहुंचे थे ना, वो 10 एक्स्ट्रा सप्लाई कर देगा आपका गेट, और तब 100 के 100 आपके हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए भाई इलेक्ट्रिक्स, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं भाई सिग्निफिकेंस ऑफ गेट करंट पे। अब समझो, देखो गेट और कैथोड के बीच में बेटा हम इसमें एक फॉरवर्ड बायसिंग लगा देते हैं, समझना बात को, इस वोल्टेज को लिखते हैं VGK, गेट कैथोड, और इधर बेटा एनोड और कैथोड के बीच में भी हमने फॉरवर्ड बायसिंग लगा रखी है, ऐसे ले लो, ठीक है, ये लगा रखी है हमने। अब यहां पे बेटा क्या होता है, यहां पे समझना क्या होता है, जब बच्चों मैं इस गेट कैथोड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करूंगा तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, when voltage is applied between gate and cathode, समझना बात को, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। गेट कैथोड जंक्शन, गेट कैथोड जंक्शन becomes फॉरवर्ड बायस, सही बात है, फॉरवर्ड बायस है तो बेटा मेजॉरिटी कैरियर्स को अलाउ करेगा, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन, फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन allows the flow of majority carrier, समझते चलना, लिखता चल रहा हूं साथ साथ समझ भी आएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू गेट रीजन
into gate region from cathode, ये बात समझ आई, and holes from gate to cathode। अब बेटा देखो, कैथोड था हाईली डोप्ड, कैथोड आपका है हाईली डोप्ड, ठीक है। आयुष बेटा पहली बात तो ऑफ स्टेट में कोई ऑन स्टेट ड्रॉप कैसे हो सकता है, बट अभी चलो इस पे आओ। देखो ये था हाईली डोप्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर लार्जर इन नंबर, समझ रहे हो, दीज आर लार्जर इन नंबर, क्योंकि भाई हाईली डोप्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो मान लो यहां से 50 इलेक्ट्रॉन गए। अब भाई पी वाला रीजन तो उतनी डोपिंग का नहीं है, पी वाला रीजन तो उतनी डोपिंग का नहीं है। 50 इलेक्ट्रॉन गए थे, मान लो इसके साथ 10 इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन कर गए, कितने बचे, 40 बचे। 50 इलेक्ट्रॉन गए कहां से, एन प्लस रीजन से पी रीजन के अंदर। तो एन प्लस से पी रीजन के अंदर जब आपके 50 इलेक्ट्रॉन गए तो क्या हुआ, 50 इलेक्ट्रॉन ये जो आपके जा रहे हैं ये 10 होल्स के साथ रिकंबाइन कर गए, बचे 40। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थी नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर नीचे की तरफ है तो ये होल सॉरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो उल्टा लगाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर 40 इलेक्ट्रॉन बचे वो क्रॉस कर जाएंगे एन रीजन में, क्रॉस कर गए एन रीजन में। अब ये जंक्शन तो वैसे भी फॉरवर्ड बायस था, ये जंक्शन कैसा था, फॉरवर्ड बायस था। तो जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंपेंसेट करने के लिए ऊपर से कौन आने लगे, होल्स, ऊपर से कौन आने लगेगा, होल। भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कंपेंसेट करने के लिए बैटरी क्या सप्लाई करेगी, होल्स, ठीक है। अब ये होल्स आए, अब बेटा जब ये होल्स आए, समझ रहे हो, तो क्या होगा, ये होल्स नीचे आएंगे क्रॉस करके, ये होल्स नीचे आए तो इन्होंने किसका काम किया वापस से, गेट करंट का, इन्होंने किसका काम कर दिया वापस से आपके लिए, गेट करंट का। तो अगर आपने गेट करंट 1 एम्पियर लगाया था तो ऊपर से आने वाले होल्स उसमें ऐड होके उसे और बढ़ा देते हैं, तो और ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग आ गई, और इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, इस टाइप से चार्जेस का फ्लो बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो एक पत्थर हिल के टॉप पे रखा है, उसे आपने एक धक्का दे दिया, नीचे जाते 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 वो स्पीड गेन करता जाएगा। ऐसे ही आपने बस एक इनिशियल जर्क दे दिया है डिवाइस को, अब ये डिवाइस खुद को अपने आप ऑन कर लेगी। जैसे आपको अगर हम मोटिवेट कर दें तो आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हो, सेम वे में आपने एससीआर को मोटिवेट कर दिया है गेट करंट की मदद से। मैं लिखवाता हूं और क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो मैं क्या बोलता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, ठीक है, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी, रुक जाओ अगर नहीं समझ आया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गेट रीजन रिकंबाइन विद होल्स, ठीक है, बट gate is moderately doped, gate is moderately doped, so most of electron are swept by electric field into drift layer, ठीक है। to compensate these electron, battery between anode and cathode supplies holes to anode region
नाउ क्या होगा, सम होल्स रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ होल्स तो जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनके साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे, बट रेस्ट आर स्वेप्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट आर स्वेप्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गेट। अब बेटा ये जो गेट के अंदर होल्स आ गए, ये गेट करंट का ही काम करेंगे वापस से। ये जो गेट के अंदर होल्स आ गए ये वापस से क्या करेंगे, गेट करंट का काम करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, द होल्स फ्रॉम एनोड नाउ एक्ट एज गेट करंट and a regenerative process is set up. Regenerative process is set up. रीजनरेटिव का मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम सेटअप हो गया। अब बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि जब आपका एनोड करंट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए उसके बाद डिवाइस के अंदर इतने चार्जेस होते हैं कि आप अगर गेट को हटा भी दो, गेट करंट को हटा भी दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे ना उसी को लैचिंग करंट कहते हैं, बट अभी मैं लैचिंग करंट पे नहीं जा रहा। वंस एनोड करंट राइजेस अबव अ सर्टेन वैल्यू देन दिस रीजेनरेटिव प्रोसेस can continue even without, क्योंकि गेट का चार्ज बहुत कम ही होता है, वो बस ट्रिगर के काम आ रहा है, even without gate current and so gate current can be removed। अच्छा ऐसे सोचो, आपने ये देखा है घर में जो हाउस होल्ड जनरेटर्स होते हैं ऑफिसेज में, घरों में, बिल्डिंगों में, बेटा इनको कभी खोल के देखोगे ना, ये जो बक्से में होते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, कावासाकी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, तो इनको कभी खोल के देखोगे इनके अंदर एक बैटरी नजर आएगी। वो बैटरी क्या करती है, इनिशियल इग्निशन प्रोवाइड करती है। इनिशियल इग्नाइट जो करेगी ना फ्यूल को, वो बैटरी करती है। लेकिन एक बार जनरेटर चालू हो गया तो वो रीजनरेटिव प्रोसेस में चला जाता है, उसके बाद उस बैटरी की जरूरत खत्म हो जाती है। या जैसे आपका देखो स्पार्क प्लग होता है बाइक के अंदर, स्कूटर के अंदर, क्या होता है वो एक बार स्पार्किंग करता है, फ्यूल का कंबशन स्टार्ट करता है, ठीक है। फ्यूल का कंबशन स्टार्ट होने के बाद फ्यूल फिर अपने आप कंबस्ट होता रहता है, उससे एनर्जी मिलती है, उससे और फ्यूल कंबशन होता है और एनर्जी मिलती है। इस टाइप से हमारा व्हीकल चलता रहता है। सेम चीज है आपका ये गेट करंट, सेम चीज है गेट करंट। एक बार इसने इग्नाइट कर दिया और क्या होगा, आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए तो आपका इंजन चलता रहेगा, आपका एससीआर चलता रहेगा। नहीं तो देखो बाइक से भी इसको एनालॉजी बहुत अच्छी बना सकते हो। क्या होता है बेटा, अगर आप एक चीज देखो, बहुत बार क्या होता है कि अगर हमने बाइक स्टार्ट ही की है, अभी वो फर्स्ट गियर में है, अगर हम बार बार ब्रेक लगाते हैं वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो बेटा अभी तक सेकंड गियर थर्ड गियर में नहीं गई है। एक बार वो सेकंड और थर्ड गियर में चली गई तो आप ब्रेक भी लगाओगे तो वो बंद नहीं होगी, तब वो अपना चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इग्नाइट किया, तुरंत आपने ब्रेक लगाया, तो ज्यादातर चांस है आपकी बाइक बंद हो जाएगी, एकदम से वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इट मस्ट रीच अ सर्टेन स्पीड टू कीप रनिंग, और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होती।
बिल्कुल बेटा अभिषेक, बिल्कुल सही बोला अभिषेक ने। एक बार चालू हो गया तो गेट करंट को क्यों बंद करते हैं? ताकि वहां पे लॉसेस ना हो। जैसे एक बार चालू हो गया जनरेटर तो बैटरी क्यों हटाओगे, वरना बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी मेरे भाई, नुकसान हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो रहा है। चिराग बेटा आई विल कंटिन्यू इट इन द एंड ऑफ जून, आई विल स्टार्ट इट, ओके डोंट वरी। अब सुनो, तो बेटा इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक बार थायरिस्टर एससीआर चालू हो गया उसके बाद गेट करंट को हटा दो, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, चलाओगे तो लॉस ही देगा, और क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एज गेट करंट इंक्रीजेस more charges, ध्यान से सुनना, more charges are available in device। भाई ज्यादा चार्जेस हैं। अब मुझे एक चीज बताओ यार, बाढ़ आने की आशंका कब होती है? जब नदी में पानी ज्यादा होता है या नदी में पानी कम होता है? कब बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं? कब होते हैं ज्यादा? ऑब्वियसली जब सर नदी में पानी ज्यादा है तो बाढ़ आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो बेटा जब आपने डिवाइस में ज्यादा चार्जेस डाल दिए, अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो ज्यादा चांस है ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा चार्जेस डिवाइस के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप समझें, सो ड्यू टू मोर चार्जेस present in device breakdown voltage is lowered। अच्छा नहीं तो बच्चों ऐसे समझ लो, बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। आपको बताया था ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, बताया था ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। अब भले ही डोपिंग नहीं है लेकिन आपने गेट करंट से चार्जेस तो बढ़ा दिए, डोपिंग ज्यादा नहीं है लेकिन इवेंचुअली आपने चार्जेस ज्यादा दे दिए बाय मींस ऑफ गेट करंट, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तो कम ही हो जाएगी। VBD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं है बताओ? जितने ज्यादा चार्जेस उतनी कम ब्रेकडाउन वोल्टेज, उतनी कम ब्रेकडाउन वोल्टेज। अभिषेक ये जो ट्रिगरिंग सर्किट होते हैं बेटा ये ऑटोमेटिक होते हैं, आगे पढ़ोगे, इतना आगे मत भागो, इतना आगे प्लीज मत भागो, सब आएगा मेरे बच्चे। एक दो चीजें समझ आने लगी, इसका ये मतलब नहीं पूरा एससीआर आज ही क्लियर कर लें, 5-6 लेक्चर चलेगा एससीआर, बड़ी चीज है। देयरफॉर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ device reduces as gate current increases। सही है भाई, सही है ना? गेट करंट बढ़ाने पे फॉरवर्ड वोल्टेज कम होता जाता है, देखो ये दिखाया भी है। ये क्या है? ये है ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो बेटा जैसे जैसे गेट करंट बढ़ाओगे उतनी कम वोल्टेज पे ट्रिगरिंग कर पाओगे, उतनी कम वोल्टेज पे ट्रिगरिंग कर पाओगे। समझ आया बढ़िया तरीके से? बताओ भाई, इतना डिटेल में बेटा ये तो गारंटी दे रहा हूं किसी किताब के अंदर भी नहीं लिखा होगा। मैंने भी क्योंकि काफी किताबें पढ़ी हैं, बट बहुत सी चीजें ना मुझे ऑनेस्टली इस क्लास के अंदर क्लियर हुई हैं जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखो क्या होता है, ऐसे कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आने लगता है जैसे जैसे गेट करंट बढ़ता है। गेट करंट बढ़ाते जा रहे हो तो कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आ रहा है। समझ में आया? अब देखो जो आपने बेसिक सॉलिड किए वो कितना दूर तक जा रहे हैं, मतलब एससीआर की वर्किंग कहीं पे भी बेटा इतना डिटेल में हो ही नहीं सकती। एज सिंपल एज दैट, इट कांट बी
एक्सप्लेन्ड इन दिस मैनर, क्योंकि क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऑथर सेमीकंडक्टर में ज़्यादा नहीं घुसना चाहता है और सेमीकंडक्टर वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हाथ लगाते नहीं है, तो इवेंचुअली ये दोनों डिस्कनेक्टेड रह जाते हैं। हमने क्या किया, अपने लेक्चर्स के बीच इनके बीच का ब्रिज बना दिया है, तो हमारे लेक्चर्स में जब इनका ब्रिज बन गया तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अभिषेक समय है बेटा, समय है, सब आएगा, ठीक है। चल अब क्वेश्चन बताओ जल्दी से। A thyristor with standard termination of anode, cathode, gate and different junction J1, J2, J3 when thyristor is turned on and conducting, क्या होगा? जल्दी बताओ। thyristor is turned on and conducting, क्या होगी जंक्शन की स्टेट? बेटा रिवर्स करेंगे, गेट सप्लाई भी करेंगे रिवर्स, चिंता ना करो, आएगा आएगा मेरे बच्चे, सब आएगा। यहां पे आता है बेटा डी। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन बनेगी, सर ऐसा कैसे, है ना, ऐसा कैसे आ रहा है ना माइंड के अंदर यही डाउट। देखो भाई, समझना बात को, ये चीज़ पता है नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर हो जाएगी, फिर भी बताता हूँ, कुछ बच्चे पकड़ लेंगे, पक्का कुछ बच्चे पकड़ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मुझे उम्मीद है जिस तरह के बच्चे मेरे लेक्चर में बैठ रहे हैं ना अभी, ये लोग पकड़ लेंगे। देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में बाहर वाले जंक्शन फॉरवर्ड होते हैं, बीच वाला होता है रिवर्स। रिवर्स ब्लॉकिंग में बाहर वाले रिवर्स, बीच वाला फॉरवर्ड। अब सर हमें ये बताओ कि फॉरवर्ड कंडक्शन में तीनों फॉरवर्ड कैसे हुए? अच्छा बेटा एक चीज बताना, मैंने आपको बीजेटी के बताए थे, बीजेटी के बताए थे मैंने आपको रीजन, बीजेटी के रीजन बताए थे। तो बीजेटी के अंदर एक्टिव रीजन में क्या था? एक्टिव रीजन में एमीटर बेस फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस रिवर्स। कट ऑफ में क्या थे? दोनों रिवर्स। और सैचुरेशन में क्या था? एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस फॉरवर्ड। एक्चुअली थायरिस्टर ऑन तब माना जाता है जब उसके अंदर के दोनों बीजेटी सैचुरेशन में चले जाएं। अगर दोनों बीजेटी अंदर के सैचुरेशन यानी ऑन स्टेट में चले गए तो उसके जंक्शन कैसे होंगे? फॉरवर्ड। उसके जंक्शन कैसे होंगे? फॉरवर्ड। समझे? SCR is considered to be on, is considered, मजा आया? समझ में आया? When both BJT inside, when both BJT inside are in saturation region, are in saturation region such that all three junctions are forward। क्योंकि ऐसा है ना, दो दो जंक्शन बीजेटी में आ जाते हैं तो सारे जंक्शन हो गए ना फॉरवर्ड। समझ में आया? तो बेटा इसीलिए तो मैंने बोला बीजेटी को डायोड से ना कंपेयर करें, सॉरी एससीआर को डायोड से कंपेयर ना करें। बेटा कंप्लीट है क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात, एक चीज के पीछे मत पड़ा करो। नीरज तुम कभी कभी बेटा बहुत स्पैमिंग करते हो और मैं बता रहा हूं मैं इस चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। तो बेटा बात को ध्यान देना, यहां पे क्या है, यहां पे बेटा क्या है मेन चीज कि जब आपका SCR, ठीक है, यहां का जब SCR आपका ऑन होगा तो उसके अंदर के दोनों बीजेटी ऑन होंगे। और बीजेटी ऑन कब होते हैं? इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इन सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन में आप ऑन मानोगे, जिसका मतलब तीनों जंक्शन इवेंचुअली फॉरवर्ड होने चाहिए। अगर आप इसे डायोड से कंपेयर करोगे ना तो नहीं समझ पाओगे। आपको कंपेयर किससे करना है? बीजेटी से। चलो अगला, अ थायरिस्टर रिक्वायर्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। A thyristor requires turn off circuit,
while transistor does not. The voltage drop of thyristor is less than that of a transistor. Thyristor requires continuous gate current. A transistor draws continuous base current. बताओ, बताओ भाई क्या आएगा? कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं? पहली सही है क्या? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहां पे लॉजिक ये होता है ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑफ इफ बेस करंट इज रिमूव्ड। ट्रांजिस्टर का अगर बेस करंट रिमूव कर दो तो ये बंद हो जाता है, इफ बेस करंट इज रिमूव्ड। ठीक है, लेकिन थायरिस्टर क्या है, अभी हमने बड़ा सैलमोन भाई है, आ गए तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए वो ऑफ नहीं हो पाता। वोल्टेज ड्रॉप ऑफ थायरिस्टर इज लेस देन ट्रांजिस्टर, ट्रू। मैंने बताया था ना, इट हैज लीस्ट ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। थायरिस्टर रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस गेट करंट, गलत। इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस बेस करंट, सही है। तो 1 2 4 आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका बेटा सी और डी दोनों होगा, सी और डी दोनों होगा, क्योंकि थायरिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप लोएस्ट होता है। हाँ, 3 पीएन जंक्शन थे ना, इसीलिए उसके अंदर कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा था और उसका रेजिस्टेंस सबसे कम था, इसीलिए तो उसकी करंट रेटिंग हाईएस्ट होती है। हाँ, तो 1 2 4 हो जाएगा ना, सी एंड डी। चलो अगला, when cathode of a thyristor is made more positive than anode, क्या 1 and 2 भी? हाँ, चल बस थर्ड गलत है। थर्ड ऐसा तो नहीं सही था, नहीं, रिक्वायर्स बोला ना, डज नॉट रिक्वायर नहीं बोला। चलो, when cathode of a thyristor is made more positive than anode, क्या होगा? जल्दी बोलो। कैथोड मोर पॉजिटिव है एनोड से, क्या होगा? बताइए बताइए। कैथोड मोर पॉजिटिव देन एनोड, आउटर जंक्शन आर रिवर्स एंड इनर इज फॉरवर्ड। रिवर्स ब्लॉकिंग हो गया, बहुत ही बढ़िया। टर्न ऑन ऑफ अ एससीआर टेक्स प्लेस, टर्न ऑन ऑफ अ एससीआर टेक्स प्लेस। बेटा ये जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट इसके नीचे का है, ये डी वाले का आगे का पार्ट है। टर्न ऑन ऑफ अ एससीआर टेक्स प्लेस कब? आज मैंने कितने घंटे की क्लास ले ली? 1.5, 1 2.5, 1 3.5, 4.5, 6 ही हुई है शायद, 6 घंटे की। क्या आ रहा है? बी? अरे डी आएगा गधो। टर्न ऑन तब होगा जब एनोड कैथोड पॉजिटिव है और पॉजिटिव गेट करंट लगाएं, तभी तो होगा टर्न ऑन। ठीक है, ये मैंने बताया ना, इसके नीचे का पार्ट है, लेफ्ट में चला गया। लास्ट क्वेश्चन, मेन एडवांटेज ऑफ आईजीबीटी ओवर एससीआर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मेन एडवांटेज ऑफ आईजीबीटी ओवर एससीआर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बताओ भाई। एससीआर के ऊपर आईजीबीटी का क्या एडवांटेज है? क्या है? बहुत ही बढ़िया, बी, यानी कैन बी टर्न्ड ऑफ। कम्यूटेशन का मतलब टर्न ऑफ होता है, तो आईजीबीटी को टर्न ऑफ कर सकते हो ना। क्या करना है बस यहां पे? रिमूव गेट वोल्टेज बाय रिमूविंग वीजी। ठीक है, बाय रिमूविंग वीजी। नहीं 6 नहीं 7 घंटे की क्लास हो गई, एक क्लास गिननी रह गई थी, 7 आवर्स। ठीक है, चलो भाई। और बेटा ये देखो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। कल 3 बजे मैं बीजेटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, लिंक मिलेगा अपकमिंग में, जरूर जुड़े मेरे साथ। ठीक है, और आनंद उठाएं, लाभ उठाएं मेरी स्पेशल क्लासेस का।
इसके अलावा बच्चों देखो 13 तारीख को डेट याद रखो, कॉम्बैट होने वाला है 11 बजे। इसमें एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि आप कॉम्बैट में अपनी हुनर को दिखा पाओ, आप अपने टैलेंट को शो कर पाओ, और अगर जीतोगे तो 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा। मोहित बेटा इस बार मशीन और पावर सिस्टम नहीं इस साल। अब इसके बाद देखो 9 जून को बेटा स्टार्ट डेट है हमारे नए बैच की, 9 जून से स्टार्ट हुआ है, ये आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, तो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। इसमें मैं जुलाई में मशीन स्टार्ट करने वाला हूं, तो अगर मुझसे मशीन लाइव पढ़ना है, वो भी डेली होमवर्क के साथ और डेली क्वेश्चन करते हुए, तो बेटा इमीडिएटली अनअकैडमी ज्वाइन करें। इससे बेटर आपका मशीन का एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा। बिल्कुल, कल मशीन का क्वेश्चन कराऊंगा 3:30 बजे और 5 बजे। अंकित ESE कोड से ज्वाइन करना बेटा, 1 ईयर फीस 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। बेटा 2 इयर्स के लिए जाओ। कब तक खत्म होगा सब्जेक्ट बेटा, इसको मैंने लॉन्च इवेंट में पूरा समझाया था, किस टॉपिक में कितने लेक्चर लगेंगे, आप एक बार जाके देखो, इसके लॉन्च इवेंट में सब समझाया था। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द वीडियो, आपको लेक्चर कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, और आज रात को वर्चुअल कैलकुलेटर का एक और वीडियो आएगा, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फैलाना यार। मैं आपके लिए हर हफ्ते कुछ नया लेके आता हूं, लेकिन उसको प्लीज सपोर्ट करें सभी लोग। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट।